हे गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, कैसे हो आप सभी। मेरे चैनल पे आप सभी का फिर से स्वागत है और आज मैं आप लोगों के लिए एक नई वीडियो लेकर आई हूँ। तो हम अपने एक सीरीज को हम चला रहे थे जिसमें हम एंशिएंट हिस्ट्री को पढ़ रहे थे और एंशिएंट हिस्ट्री पढ़ते हुए हमने काफी सारी चीजों को डिटेल्स में पढ़ा था और आगे हमारा टॉपिक था वेद। वेद को मैंने आप लोगों के साथ बहुत ही अच्छे ढंग से उसे समझाया था और आज हम पढ़ने वाले हैं वेद के प्रकार। वेद के कितने प्रकार हैं आप सभी को बेसिकली पता होगा, लेकिन आज हम उसके बारे में थोड़ा डिटेल्स में जानेंगे और फिर इस तरह से जानते हुए हम आगे बढ़ते जाएंगे और अपने एंशिएंट हिस्ट्री को कंप्लीट करेंगे। तो चलिए हमारे साथ बने रहें। आज हम पढ़ने वाले हैं वेद की प्रकार। वेद के प्रकार आज हम पढ़ने वाले हैं वेद के प्रकार। आप सभी को एक बार फिर से मैं रिकॉल करा दूं, मैंने आप सभी को बताया था कि वेद क्या होता है। आप सभी को बहुत ही अच्छे तरीके से बताया था कि अलग वेद एक रचना नहीं है, वेद को रचना नहीं किया गया है बल्कि वो एक कलेक्शन है, एक संकलन है। मैंने आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समझाया था कि अलग अलग ऋषि मुनियों ने अलग अलग पेजेस को लिखा था और उन सभी को कलेक्ट किया गया था। कलेक्ट करने का काम किसने किया था? अ, महर्षि द्वैपायन वेद व्यास ने उनको कलेक्ट करने का काम किया था वेद को, और इस प्रकार वेद का संकलन हुआ था। तो अगर आपसे ये क्वेश्चन किया जाए कि वेद की रचना किसने की, तो हम कहेंगे कि वेद की रचना नहीं की गई बल्कि वेदों का संकलन किया गया है और आपस में कलेक्ट करके ही वेद का निर्माण हम कह सकते हैं कि हुआ है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं। वेद के 4 प्रकार हैं। आप सभी को पता है कि वेद के 4 प्रकार क्या-क्या हैं? ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। आज हम पढ़ेंगे अपने उन चारों वेद और उनके प्रकार के बारे में। तो सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ ऋग्वेद से। ऋग्वेद, आपको मैं बता दूं कि यहाँ पर मैं एनसीईआरटी के साथ साथ लूसेंट को भी कवर कर रही हूँ। आप सभी को पता होगा कि जीके का जो लूसेंट है वो बहुत ही ज्यादा फेमस है और उसमें बहुत ही अच्छे तरीके से डिटेल वाइज बहुत कुछ है जिसे अगर हम नॉर्मली पढ़ेंगे तो हमें काफी कुछ रिलेट करने में प्रॉब्लम होगी। तो यहाँ पर मैं आप सभी के साथ उसे रिलेट करके आपको पढ़ाऊंगी और जब आप रिलेट करके पढ़ेंगे तो आपको हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा और आप इसी तरह से और भी हिस्ट्री को पढ़ने की कोशिश करेंगे। और वैसे स्टूडेंट्स, मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि मेरी वीडियो को पढ़ने वाले सभी स्टूडेंट्स को हिस्ट्री से बहुत ही ज्यादा अटैचमेंट हो जाएगा। चलिए तो हम ऋग्वेद को स्टार्ट करते हैं। ऋग्वेद, आप सभी को मैं बता दूं कि ऋग्वेद जो है, इसमें हम सभी जानते हैं कि इसमें जो है वो 10 मंडल होते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि मंडल क्या है, तो मैं आपको बता दूं मंडल को कहते हैं अध्याय और इंग्लिश में उसे कहते हैं चैप्टर। जस्ट लाइक ए चैप्टर है, नॉट श्योरली चैप्टर, जस्ट लाइक अ चैप्टर। मतलब आप इसे अध्याय है यही नहीं कह सकते हैं बल्कि ये अध्याय जैसा है। ठीक है, और इसमें आपका 1028 सूक्त है। ठीक है, और इसमें आपका 10,462 ऋचाएं हैं। ऋचाएं हैं, ठीक है। तो इसमें 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,462 ऋचाएं है। ऋचाएं यानी इसे हम कहते हैं दोहा। और मैं आपको यहाँ पर बता दूं कि ऋग्वेद जो है वो ऋचाओं के रूप में इसकी रचना की गई है। इसकी रचना ऋचाओं के रूप में की गई है। ठीक है, और
आप सभी को पता चल गया कि इसमें 10 चैप्टर, 10 मंडल है, 1028 सूक्त है और 10,062 ऋचाएं यानी दोहा है। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस दिया गया है 250 इंद्र। भगवान की जगह मैं इसमें लिख देती हूं देव, इंद्रदेव। इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंस इंद्रदेव को दिया गया है। 250 ऋचाओं का इस्तेमाल किया गया है, इंद्रदेव को इंपॉर्टेंस दिया गया है। उसके बाद इसमें 200 ऋचाओं में सेकंड इंपॉर्टेंस अग्नि को दिया गया है और रेस्ट जो भी बचते हैं, ठीक है, उसमें और भी कई कई चीजों को इंपॉर्टेंस दिया गया है, जिसमें से आपका ये दोनों इंपॉर्टेंस है। इन दोनों से आपका क्वेश्चन बन सकता है। आपका बन सकता है कि बताइए कि ऋग्वेद में जितने भी दोहाएं हैं, जितने भी ऋचाएं हैं, उनमें से सबसे ज्यादा महत्व किसे दिया गया है? तो आपका आंसर होगा इंद्र और सेकंड ऑप्शन में आपका आंसर होगा अग्नि। अब आप सोच रहे होंगे कि जब ऋग्वेद है, जब ऋचाएं हैं, तब उन्हें कोई ना कोई तो पढ़ता ही होगा। तो ऋग्वेद को पढ़ने वाले को, ऋग्वेद को पढ़ने वाले को हम होत्री कहते हैं। होत्री, होत्रु, होत्रु कहते हैं, होत्रु कहते हैं। आई होप आप सभी को यहां तक बहुत ही क्लियर समझ में आ गया होगा और आप इसका एक स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। चलिए मैं आपको आगे बताती हूँ इसके बाद क्या हुआ। आप सभी को मैंने बताया कि ऋग्वेद में 10 मंडल होते हैं, जिसमें से हम ये कहेंगे कि ऋग्वेद में जो सबसे पहले बता दूं कि ऋग्वेद आया कैसे, उसे लेकर कौन आया। तो हम आपको बता दें कि ऋग्वेद को लाने वाले हैं आर्य। जब आप ऋग्वेद को पढ़ेंगे तो आप ये देखेंगे कि ऋग्वेद में आर्य समाज के, आर्यों के राजनीतिक प्रणाली के बारे में आपको, राजनीतिक प्रणाली के बारे में जानकारी मिलती है, जानकारी मिलती है। आर्य समाज कहां से आए थे? तो मैं आपको बता दूं कि आर्य समाज जो थे, आर्य समाज मध्य एशिया से आए थे, मध्य एशिया से आए थे। एक और इम्पॉर्टेंट बात मैं आप सभी को बता दूं कि हिस्ट्री एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसे पढ़ने के लिए आपको मैपिंग करना बहुत ही जरूरी होगा। तो आप घर पर मैपिंग का प्रैक्टिस करते रहे। मैपिंग आपको बहुत से रिसोर्सेज से मिल जाएंगे। यूट्यूब पे भी आपके बहुत सारे मैपिंग है, आप उनको फॉलो कर सकते हैं। और अगर आप मेरी वीडियो के थ्रू मैपिंग करना चाहते हैं तो आपको कुछ टाइम वेट करना पड़ेगा, क्योंकि अभी मेरा ये सीरीज कंप्लीट होगा, उसके बाद मैं आपको लोग का मैपिंग का क्लास स्टार्ट कर सकती हूँ। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। आर्य समाज मध्य एशिया से आए थे। अब जो 10 मंडल थे उनमें मैं आपको बता दूं कि जो तीसरा मंडल है उसकी रचना किसने की? उसकी रचना की विश्वामित्र ने। विश्वामित्र, विश्वामित्र कौन थे? एक ऋषि थे। उन्होंने इसकी रचना की और इसमें उन्होंने गायत्री मंत्र का वर्णन किया, गायत्री मंत्र का वर्णन किया और इसमें सूर्य देवता के बारे में, सूर्य देवता के बारे में बताया गया, बताया गया। ठीक है, ये रहा तीसरा मंडल। अब हम पढ़ते हैं 8वां मंडल के बारे में। तो 8वां मंडल में आपका
8वां मंडल जो था वो हैंड रिटन था। वो क्या था? हैंड रिटन था, यानी हस्तलिखित। और हैंड रिटन को हैंड रिटन नहीं लिखा जाता था, बल्कि इसके लिए एक वर्ड यूज किया जाता था जिसे हम कहते थे खिल। इसके लिए खिल वर्ड का यूज किया जाता था। आई होप आप सभी को समझ आ रहा होगा। अगर किन्हीं को भी नहीं समझ आए तो प्लीज मुझे कमेंट करिएगा। मैं कोशिश करूंगी आप लोग को एक अच्छे से समझाने की। लेकिन मैं जिस तरह से पढ़ाती हूँ मुझे लगता है कि आप लोग को समझ में आ रहा होगा। मेरा टीचिंग में काफी सालों का एक्सपीरियंस है, इसलिए आई होप कि आप लोगों को बहुत ही अच्छी तरीके से समझ आ रहा होगा। चलिए नेक्स्ट हम पढ़ते हैं। इसका जो 9वां मंडल है उसमें किनका वर्णन किया गया है? तो उसमें सोम देवता का वर्णन किया गया है। सोम देवता का वर्णन किया गया है, किया गया है। और जो 10वां मंडल है उसमें वर्णन किया गया है। 10वां मंडल में आपका चातुर्य वर्ण समाज का वर्णन किया गया है। समाज का वर्णन किया गया है। आप सभी को ये सब बहुत ही अच्छे ढंग से समझ में आ गया होगा, लेकिन आप लोगों को ये चातुर्य समाज समझ में नहीं आया होगा। तो चातुर्य समाज एक ऐसा समाज था जिन्होंने हमारे 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 देश में जो लोग रहा करते थे उस समय, उन्हें 4 वर्गों में बांटा था। चातुर्य समाज ने लोगों को 4 वर्गों, या कह सकते हैं कि वर्गों ही ठीक है, वर्गों में बांटा था। और ये 4 वर्ण थे। पहला ब्राह्मण, आप सभी ने सुना होगा। दूसरा क्षत्रिय, तीसरा वैश्य और चौथा शूद्र। यानी इनका जो उल्लेख है, जो आज भी हमारे समाज में एक बुरा जंजाल बन चुका है, जो आज हमारे समाज में जाति प्रथा बन चुका है और हमारे समाज में बहुत ही बुरी स्थिति पैदा कर चुका है, वो कहाँ से आया है? तो वो ऋग्वेद से आया है। लेकिन मैं आपको ये बता दूं कि ऋग्वेद में इसकी स्थिति खराब नहीं थी, बल्कि इसकी स्थिति बहुत ही अच्छी थी। कैसे? आइए जानते हैं। इस समय जो है, वो जो 4 वर्गों में लोगों को विभाजित किया गया, वो जन्म के आधार पर नहीं था। जन्म के आधार पर नहीं था, बल्कि यह कर्म के आधार पर था। कर्म के आधार पर था। मतलब जैसे आज मैं देखती हूँ हमारे समाज में, मान लीजिए कोई राजपूत है, अगर उनका बेटा हुआ तो वो राजपूत ही रहेगा, फिर उनका पोता हुआ वो राजपूत ही रहेगा। मतलब आज हमारे समाज में जन्मजात इसको आधार बना लिया गया है, जबकि ऋग्वेद में ऐसा नहीं था। ऋग्वेद में था, यदि आप ब्राह्मण, यदि आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको ब्राह्मण कहा जाएगा। बोलते हैं ना, पढ़ के पंडित हो गए हैं, तो वो यहीं से आया है। अगर आप शिक्षा ग्रहण करते हैं तो आपको ब्राह्मण कहा जाएगा। अगर आप रक्षा करने का कार्य लेते हैं तो आपको क्षत्रिय कहा जाएगा। यदि आप व्यापार करने का कार्य लेते हैं तो आपको वैश्य कहा जाएगा।
और यदि आप सेवा करने का कार्य लेते हैं तो आपको शूद्र कहा जाएगा। इस समय ये नहीं होता था कि अगर इनका बेटा हुआ तो वो ब्राह्मण ही बनेगा, ऐसा नहीं था। ऋग्वेद में ऐसा कुछ था ही नहीं, इसलिए ऋग्वेद तो एक बहुत अच्छी चीज थी। इसमें ये था कि अगर अगर इसने शिक्षा लिया तो ये ब्राह्मण बन गया, लेकिन अगर इसका बेटा जो कि रक्षा का कार्य संभाल लिया तो वो ब्राह्मण नहीं रहेगा, बल्कि वह बन जाएगा एक क्षत्रिय। अर्थात हम ये कह सकते हैं कि ये जो प्रथाएं थी ये जन्मजात नहीं थी, बल्कि ये कर्म से संबंधित थी। और जैसे जैसे समय बीतता गया तो हम आगे पढ़ेंगे कि ये कब से चेंज होने लगा, इसका अस्तित्व कब से बदलने लगा, और ये आज हमारे समाज में एक बहुत ही खराब स्थिति पैदा कर चुकी है। तो चलिए आगे जानते हैं। तो आप ये सारी चीज़ों को आई होप समझ गए हैं। तो ये चार को कहाँ पर किया गया था? चातुर्य वर्ण समाज ने किया था। ठीक है, आई होप आप सभी ये सब समझ गए होंगे। आगे हम बात करते हैं आपका जो ऋग्वेद है, इसके बाद हम पढ़ेंगे सामवेद। लेकिन जब इसकी रचना हुई और इसकी रचना हुई, तब इन दोनों के बीच में भी एक चीज की रचना हुई जिसे कहते हैं सतपथ ब्राह्मण, जिसे कहते हैं सतपथ ब्राह्मण। और बाद में हम ऋग्वेद के बाद सीधे क्या पढ़ेंगे? सामवेद। लेकिन हम इसे क्यों नहीं पढ़ते हैं? क्योंकि ये बाद में जाकर ऐड हो गया था यजुर्वेद से। बाद में जाकर ये ऐड हो गया था यजुर्वेद से, इसलिए हम सतपथ ब्राह्मण को यजुर्वेद के अंदर ही पढ़ते हैं और ऋग्वेद के बाद हम सामवेद को पढ़ते हैं। आई होप आपको ऋग्वेद बहुत ही अच्छे से समझ में आ गया होगा और आगे हम देखेंगे सामवेद क्या है। आज का वीडियो बहुत ज्यादा लंबा हो गया है, इसलिए मैं एक साथ सारी चीजों को नहीं बताऊंगी। हो सके तो कल मैं आपको सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद ये तीनों अच्छे से समझा दूं, क्योंकि ऋग्वेद थोड़ा ज्यादा बड़ा था, इसलिए आज के वीडियो में मैं आपके साथ सिर्फ ऋग्वेद को ही शेयर करना चाहूंगी। आई होप आपको मेरी वीडियो, ये जो सीरीज है वो बहुत ज्यादा पसंद आ रही होगी। तो प्लीज मेरी ये मेहनत को प्लीज आप शेयर करिएगा और भी लोगों तक जिन्हें हिस्ट्री से डर लगता है। मुझे यकीन है कि उन्हें हिस्ट्री से प्यार हो जाएगा, ऐसा मेरा आशा है, और वो बुढ़ापे तक इस हिस्ट्री को नहीं भूलने वाले हैं। तो प्लीज़ थैंक यू, लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू सो मच, बाय बाय।